बच्चों, कैसे हैं आप? और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? ये तो बहुत अच्छी बात है कि हम लोग प्रतिदिन सुबह 9 बजे से 10 बजे तक अपनी कॉपी और कलम के साथ मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम देखने के लिए तैयार रहते हैं, जहां क्लास 6 से 8 की पढ़ाई होती है और साथ-साथ कुछ अन्य रोचक जानकारियां भी हमें मिलती हैं। कार्यक्रम में बताई जा रही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को हम नोट भी करते हैं ताकि बाद में उनका रिवीजन कर सकें। और हाँ बच्चों, एक बात और, हम लोग जो भी चीज़ें मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम में सीखते हैं उसका अध्ययन अपनी किताब में भी ज़रूर करें। इससे उन चैप्टर्स को हम पूरी तरह समझ पाएंगे। तो बच्चों, चलिए देखते हैं आज हम लोग किस चीज की पढ़ाई करने वाले हैं। आज हम लोग पढ़ाई करेंगे विज्ञान की, जिसमें सबसे पहले क्लास 6 में पढ़ेंगे तंतु से वस्त्र तक भाग 1 एवं 2। उसके बाद क्लास 7 में हम लोग प्राणियों में पोषण भाग 3 का अध्ययन करेंगे। फिर क्लास 8 में ईंधन चैप्टर के अंतर्गत हम लोग कोयला और पेट्रोलियम के बारे में समझेंगे और अंत में चलेंगे पटना का संजय गांधी जैविक उद्यान और देखेंगे जू शो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय के साथ। बापू की कहानी, जिसमें हम बात करेंगे महात्मा गांधी के जीवन के बारे में। पिछली बार हमने ये देखा कि इंग्लैंड पहुंचने के बाद बापू ने वहां किन परेशानियों का सामना किया, खास तौर पर खाने की समस्या। इंग्लैंड के रहन सहन के तरीकों को सीखने के लिए उन्होंने खर्चा भी किया, पर बाद में उन्हें एहसास हुआ कि उन्हें अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। मेहनत करके उन्होंने वकालत की पढ़ाई पास कर ली। सभी कहते थे कि वकील को धारा प्रवाह बोलना आना चाहिए, और मोहनदास जब कभी किसी मंडली या सभा में बोलने की कोशिश करते तब उनकी घिघी बन जाती, पसीना छूटता, हलक सूख जाता, मुंह से शब्द ही नहीं फूटते। लेकिन समय के साथ मोहनदास ने अपने संकोच को अपनी कमजोरी नहीं मजबूती बना लिया। वो कहते थे, अपने इस शर्मीले स्वभाव के कारण मेरी फजीहत तो हुई पर मेरा कोई नुकसान नहीं हुआ, बल्कि अब तो मैं देख सकता हूँ कि मुझे फायदा ही हुआ है। पहले बोलने का संकोच मेरे लिए दुखकर था और अब वो सुखकर हो गया है। एक बड़ा फायदा तो यह हुआ है कि मैंने शब्दों का मितव्यय करना सीखा। मुझे अपने विचारों पर काबू रखने की आदत सहज ही पड़ गई। मेरी जबान या कलम से बिना सोचे विचारे या बिना तौले शायद ही कोई शब्द कभी निकलता है। याद नहीं पड़ता कि अपने भाषण या लेख के किसी अंश के लिए मुझे कभी शर्माना या पछताना पड़ा हो। किंतु अभी वो मजबूती का समय नहीं आया था। अभी तो करीब 3 साल की पढ़ाई करके मोहनदास स्वदेश लौटे थे। उनके बड़े से परिवार को उनसे बहुत उम्मीदें थी, लेकिन मोहन के मन में घोर डर था। विदेशी पढ़ाई ने स्वदेश में वकालत करने की कोई व्यावहारिक शिक्षा नहीं दी थी। फिर आते ही पता लगा कि उनकी माता का देहांत हो गया है। मुंबई में घर किराए पे लिया और वकालत शुरू कर दी, लेकिन बड़े भाई की कोशिशों के बावजूद भी मोहनदास के पास कोई अपना काम लेकर के नहीं आता था। जो पहला मुकदमा उनके पास आया वो आसान था। उन्हें प्रतिवादी की ओर से जिरह करनी थी। जैसे ही जिरह के लिए खड़े हुए, लोगों के बीच बोलने के डर ने उन्हें जकड़ लिया। पैर कांपने लगे, सिर चकराने लगा, आंखों के आगे अंधेरा छा गया। जज और वकील उन पर हंसने लगे। हाँ, अदालत में पेश करने के लिए अर्जी और दावा लिखने का काम आता गया। इसमें मोहनदास अच्छे भी थे, किंतु इससे खर्चा नहीं निकलता था। ये वकालत थोड़े थी। एक हाई स्कूल ने अंग्रेजी शिक्षक का विज्ञापन निकाला था। मोहनदास वहां पहुंच गए। उन्होंने कहा, मैं बीए नहीं हूँ,
पर मैंने लंदन की मैट्रिकुलेशन परीक्षा पास की है। प्राचार्य बोले, हाँ ठीक है, लेकिन हमें तो ग्रेजुएट की जरूरत है। और फिर उनको वो नौकरी भी नहीं मिली। निराश होकर मोहनदास राजकोट वापस लौट आए। वहाँ बड़े भाई की वकालत में छोटा मोटा काम करना शुरू किया। मोहनदास की दीवान बनने की उम्मीदें अब खत्म हो रही थी। अपने बड़े भाई की सिफारिश लेकर मोहनदास एक अंग्रेज अधिकारी से मिलने पोरबंदर गए। इस अधिकारी ने लंदन में उनसे दोस्ती की थी। अफसर ने मोहनदास की पूरी बातें सुने बिना उन्हें चपरासी से धक्के दिलवाकर अपने दफ्तर से निकलवा दिया। मोहनदास ने नियम बनाया कि वो कभी किसी से सिफारिश नहीं करवाएंगे। इसी मायूसी के माहौल में पोरबंदर की एक कंपनी की चिट्ठी मोहनदास के बड़े भाई को मिली। इसमें उन्हें दक्षिण अफ्रीका जाकर एक बड़े कानूनी मामले में मदद देने का प्रस्ताव था। कंपनी के साझेदार से मिलने गए तो उन्होंने बताया कि काम 1 साल का था और तनख्वाह भी अच्छी थी। ये नौकरी थी, वकालत नहीं। तो मोहनदास ने हाँ कर दी। 5 साल के बड़े बेटे के अलावा अब मोहनदास और कस्तूरबाई का दूसरा पुत्र भी था। अपने परिवार को छोड़ रोजगार के लिए मोहनदास दक्षिण अफ्रीका जाने के लिए तैयार हुए। आज के लिए इतना ही। अगली बार हम जानेंगे कि दक्षिण अफ्रीका जाकर उनको किन मुसीबतों का सामना करना पड़ा। त्योहारों का समय शुरू ही हुआ था कि सुनैना के घर पर तैयारियां शुरू होने लगीं। चाचा जी साज सजावट का सामान लेकर आए और माँ खाने पीने के सामान की तैयारियों में लग गईं। पिताजी घर की साफ सफाई में जुट गए। इस चहल पहल के बीच सुनैना अपनी गुड़िया हाथ में लेकर घूम रही थी। उसने अपने छोटे भाई मुकुल को खेलते देखा और पूछा, चाची जी कहाँ है मुकुल? सुनैना दीदी, माँ अपने कमरे में कपड़े सी रही हैं। ये सुनकर सुनैना भागकर चाची जी के पास गई। चाची चाची, आप मेरी मदद करोगी? हाँ सुनैना, बिल्कुल करूँगी। बताओ क्या बात है? बहुत सारे त्योहार आ रहे हैं और घर पर सब लोग नए कपड़े ला रहे हैं। मुझे भी अपनी गुड़िया के लिए तरह तरह के नए कपड़े बनाने हैं। इसमें मुझे आपकी मदद चाहिए होगी। मैंने अभी बहुत से कपड़े सिले हैं। इनमें से ढेर सारी कतरन बची है। हम कतरन से तुम्हारी गुड़िया के लिए नए कपड़े बना सकते हैं। ये लो कतरन से भरा थैला। इसमें से जो पसंद हो वो ले लो। अरे वाह, इसमें तो बहुत से रंग बिरंगे कपड़े हैं। हाँ सुनैना, इसमें अलग अलग तरह के कपड़े हैं, जैसे सूती, रेशमी और सिंथेटिक। तुम इसमें से किसी से भी अपनी गुड़िया के लिए फ्रॉक या सलवार कमीज बना सकती हो। यह सब कपड़े कितने सुंदर हैं चाची। इतने सुंदर कपड़े बनते कैसे हैं? सुनैना, हमारा देश भारत दुनिया भर में मशहूर है विभिन्न प्रकार के कपड़े बनाने और सजाने के लिए। भारत के हर प्रांत का पहनावा अलग अलग है और वहाँ बनाए जाने वाले कपड़े भी अलग प्रकार के होते हैं। सूती, रेशमी, मखमली, हर तरह का कपड़ा बड़ी छोटी फैक्ट्री और कार्यशालाओं में बनता है। सुनैना, अगर तुम कपड़ों को ध्यान से देखोगी तो मालूम पड़ेगा कि हर कपड़ा धागों को बुनकर बना होता है। अरे हाँ, ये तो ऐसा लग रहा है कि धागों की चटाई बना रखी हो। चाची, यदि कपड़ा धागों से बनता है तो ये धागे आते कहाँ से हैं? सुनैना के इस सवाल का जवाब देने के लिए चाची अपनी सिलाई मशीन से धागा निकालकर उसे और पतले भागों में खरोंचती हैं और सुनैना को दिखाती हैं। सुनैना, ये जो छोटे छोटे रेशे नजर आ रहे हैं, जो इस धागे से निकल रहे हैं, उन्हें तंतु कहते हैं। इन तंतुओं से धागे बनाए जाते हैं और फिर उनसे कपड़े का उत्पादन होता है। यह तो बड़ी ही दिलचस्प बात है। मैं अपने दोस्तों को भी बताऊंगी। पर चाची, मैंने तो कभी तंतु आसपास नहीं देखे। क्या यह भी किसी खास जगह पे बनते हैं? सुनैना,
विभिन्न प्रकार के कपड़ों को बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले तंतु विभिन्न जगहों से मिलते हैं। कुछ तंतु हमें पौधों अथवा जंतुओं से मिलते हैं। सूती एवं जूट पौधों से मिलने वाले तंतुओं का उदाहरण है। रेशम और ऊन जंतुओं से मिलने वाले तंतुओं का उदाहरण है। इस प्रकार के तंतुओं को प्राकृतिक तंतु कहते हैं। पहले ज्यादातर प्राकृतिक तंतुओं से बने हुए वस्त्रों का प्रयोग होता था, पर कुछ वर्षों से रासायनिक पदार्थों के इस्तेमाल से भी तंतु बनाए जा रहे हैं। इन्हें संश्लिष्ट तंतु या सिंथेटिक तंतु कहते हैं। चाची, ऐसे तंतुओं के इस्तेमाल से किस प्रकार का कपड़ा बनता है? इनसे नायलॉन, पॉलिएस्टर तथा एक्रिलिक जैसे कपड़ों का उत्पादन होता है। सुनैना, अब अपने चारों ओर देखो और ऐसी चीजें ढूंढो जिनमें प्राकृतिक तंतुओं के इस्तेमाल से बने वस्त्र हों। आपने जो साड़ी पहनी है ये सूती कपड़े की लग रही है, तो यह हुई प्राकृतिक तंतुओं से बने वस्त्र का उदाहरण। और यह जो मेजपोश है ये संश्लिष्ट तंतुओं से बने हुए वस्त्र का प्रतीत होता है। बिल्कुल सही पहचाना सुनैना, यह मेजपोश नायलॉन से बना है। बातों बातों में चाची ने सुनैना की गुड़िया के लिए एक सुंदर सी फ्रॉक भी बना दी, जिसे देखकर सुनैना बहुत खुश हुई। सुनैना ने चाची को धन्यवाद कहा और गुड़िया को उसके नए कपड़े पहना दिए। फिर सुनैना भागकर अपने दोस्तों के पास गई। समीना, मोहन, सुबीर, देखो चाची ने मेरी गुड़िया के लिए कितनी सुंदर फ्रॉक बनाई। और चाची के साथ बैठकर आज मैंने कपड़ों के बारे में बहुत सी बातें भी जानी। अच्छा, हमें भी बताओ सुनैना। मुझे ये पता चला कि हम जो वस्त्र पहनते हैं वह सब धागों से बने होते हैं, और धागे बने होते हैं और भी पतले रेशों से, जिन्हें तंतु कहते हैं। यह तंतु क्या होता है? याद है जब हम पकड़म पकड़ाई खेल रहे थे और तुम गिर गए थे, तो तुम्हारी पैंट घुटने से फट गई थी। तब कुछ धागे निकल आए थे और उन धागों में से पतले पतले रेशे निकले थे। वह तंतु होते हैं। तंतु प्राकृतिक भी होते हैं, जो कि हमें पौधों तथा जंतुओं से मिलते हैं, और संश्लिष्ट भी होते हैं, जो कि रासायनिक पदार्थों से बनाए जाते हैं। हाँ, मैंने भी अपने पिताजी से यह सुना है। वह एक कपड़े की फैक्ट्री में काम करते हैं। अरे वाह, क्यों ना हम उनसे चलकर पूछे कि तंतुओं से वस्त्र आखिर बनता कैसे है। अच्छा ख्याल है, चलो चलते हैं। और फिर सभी बच्चे मोहन के घर की ओर बढ़ते हैं, कपड़ों के बारे में और जानने के लिए। वस्त्रों और तंतुओं पर चर्चा करने के बाद सभी बच्चे मोहन के घर गए। मोहन के पिताजी कपड़ा बनाने की फैक्ट्री में काम करते हैं। सब बच्चे उनसे मिलने के लिए बहुत उत्साहित थे। मोहन के घर पहुंचते ही सब मोहन की माँ से मिले। अरे, आज सब बच्चे साथ में, कैसे हो सब? हाँ, अच्छे हैं आंटी। त्योहार की तैयारियां हो गईं? हाँ आंटी, मैंने तो चाची से अपनी गुड़िया के लिए नए कपड़े भी सिलवा लिए। इतने में मोहन के पिताजी काम से घर आ गए। सभी ने उनको नमस्ते कहा। अरे बच्चों, आज सभी को एक साथ देखकर बहुत अच्छा लगा। पिताजी, हम सब आपसे ही मिलने आए हैं। हमें कपड़ों के उत्पादन के बारे में कुछ जानना है। हाँ अंकल, हम जानना चाहते हैं कि कपड़ा बनता कैसे है। आपकी फैक्ट्री में कपड़ा बनता है ना? हाँ सुनैना, मैं अभी फैक्ट्री से ही वापस आ रहा हूँ। मुझे अच्छा लग रहा है कि तुम सब कपड़े के उत्पादन के बारे में जानना चाहते हो। अच्छा, पहले बताओ, क्या तुम्हें मालूम है कि कपड़ा किस चीज से बनता है? हाँ अंकल, चाची ने मुझे बताया कि कपड़ा तंतुओं से बनता है, और ये तंतु हमें पौधों और जीवों से मिल सकते हैं। अरे वाह सुनैना, बिल्कुल सही कहा। और यह तंतु विभिन्न प्रकार के होते हैं, जिनसे अलग अलग तरह के कपड़े बनते हैं। हाँ अंकल, जैसे सूती, जूट, ऊनी, सिंथेटिक इत्यादि। तुम सबको तो बहुत कुछ पता है। बच्चों,
जहाँ मैं काम करता हूँ वहाँ सूती कपड़ा बनता है, तो मैं तुम सबको सूती कपड़ा कैसे बनता है इस बारे में विस्तार से बताता हूँ, ठीक है? जी अंकल। सूती कपड़ा रुई से बनता है। हमारे देश में बहुत सी जगह पर कपास की खेती होती है। कपास के पौधों में से रुई को चुना जाता है, फिर उनके तंतुओं को निकालने के लिए उन्हें ओटा जाता है। इस प्रक्रिया को कपास ओटना कहते हैं। एक बड़ी कंघी जैसे यंत्र की मदद से रुई को ओटा जाता है। पहले लोग हाथ से यह काम करते थे, पर आजकल मशीनों द्वारा भी यह काम होता है। फिर तंतुओं से कपड़ा कैसे बनता है? बताता हूँ बच्चों, सब बताता हूँ। 1 मिनट रुको। मोहन की माँ वहीं पास में दिए सजाने की तैयारी कर रही थीं। मोहन के पिताजी उनसे रुई का गोला ले आते हैं और बच्चों को दे देते हैं। बच्चों, ये लो रुई का गोला। चलो इससे दिए के लिए बातियां बनाने की कोशिश करो। जी अंकल। जिस तरह तुम सबने रुई को हाथों के बीच मसलकर तागा बनाया, उसे कातना कहते हैं। रुई के रेशों की कताई करके उसके तागे बनाए जाते हैं। जब बहुत सी कताई करनी हो तो ज्यादातर हम मशीनों की मदद से यह कर पाते हैं। एक बड़ी सुई जैसा यंत्र जिसको तकली कहते हैं, उससे रुई को तागे में परिवर्तित किया जाता है। तागे बनने के बाद उनसे कपड़ा बुना जाता है। बुनाई? जैसे मेरी दादी मेरे लिए स्वेटर बनाती है, उस तरह? बिल्कुल सही कहा सुबीर। बुनाई 2 प्रकार की होती है। क्या तुम सबने कभी एक चटाई को गौर से देखा है? हाँ अंकल, चटाई तो सरकंडों को जोड़कर बनाई जाती है। सही कहा सुनैना। जिस तरह चटाई में तुम सबको सरकंडों का जाल दिखता है, उसी तरह तागों का जाल बुनकर कपड़ा बनाया जाता है। एक एक तागे को लेकर जाल बनाना? ऐसे तो कपड़ा बनने में बहुत समय लगता होगा। नहीं सुबीर, इस तरह की बुनाई करने के लिए एक यंत्र जिसे करघा कहते हैं, उसका इस्तेमाल होता है। इस यंत्र को हाथों से भी चलाया जाता है और ये मशीनों से भी चलाया जा सकता है। अच्छा, तो इस यंत्र से कपड़ा जल्दी बनता है? जी हाँ। धन्यवाद अंकल, मुझे बहुत मजा आया वस्त्रों के बारे में यह सब जानकर। मुझे तो पता नहीं था कि जो कपड़े हम पहनते हैं वे इतने छोटे तंतुओं से बनते हैं। बच्चों, इतना ही नहीं, हमारे बापू यानी गांधी जी ने तो इस धागे और खादी के दम पर अंग्रेजी हुकूमत को बहुत कमजोर बना दिया था। वो कैसे पिताजी? बापू ने खुद अंग्रेजी कपड़ों का बहिष्कार कर दिया था और अपने चरखे से, जो कि धागा काटने के काम आता है, अपना धागा बनाते और उन धागों से बने खादी के वस्त्र इस्तेमाल करते। पूरे देश में तब स्वदेशी की लहर दौड़ गई थी और सबने अंग्रेजी कपड़ों का बहिष्कार कर दिया था। क्या बात है, अंग्रेजों के तो छक्के छूट गए होंगे। मजा आ गया पिताजी ये कहानी सुनकर। मैं इसके बारे में विस्तार से पढ़ूंगा। चलो बच्चों, आज बहुत सी बातें हो गई। गर्मा गर्म खाना तैयार है। अब सब खाना खाकर ही घर जाना। जी आंटी। हेलो इंडिया, नमस्कार। पेरेंट्स के लिए बच्चों को अवार्ड्स मिलने की खुशी सबसे अधिक होती है, और अगर ये अवार्ड्स ऐसे आइडिया इनोवेशन के लिए मिले जो दूसरों की जिंदगी को आसान बना दे, तो ये और भी बढ़ जाती है। देश भर के हजारों बच्चे विज्ञान पर आधारित अपने आइडिया इनोवेशन के लिए पहचान और सम्मान पा रहे हैं और नए भारत के निर्माण का हिस्सा बन रहे हैं। आप भी 6ठी से 10वीं कक्षा में पढ़ रहे अपने बच्चों को DST और NIF द्वारा आयोजित इंस्पायर अवार्ड्स मानक में भाग लेने के लिए प्रेरित करें। अधिक जानकारी के लिए गूगल करें इंस्पायर अवार्ड्स मानक। प्राणियों में पोषण
भाग 3। इस वीडियो के उद्देश्य हैं क. घास खाने वाले जानवरों में पाचन को समझना। ख. समझना कि एक कोशिक जीवों में पाचन कैसे होता है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमने पिछले वीडियो में मनुष्य की पाचन प्रक्रिया के बारे में समझा था। भोजन के स्वाद से लेकर पाचन तक का सफर कितना लंबा और मजेदार होता है। क्या आपने कभी किसी गाय को जुगाली करते हुए देखा है? क्या एक कोशिक जीव जैसे अमीबा में पाचन प्रक्रिया होती है? आइए इस वीडियो के माध्यम से इन्हीं प्रश्नों के उत्तर ढूंढते हैं। दीदी, इन गायों को देखो, मैं इन्हें रोज देखता हूँ। ये रोज ऐसे ही अपने मुंह में खाना चबाती रहती है। क्या ये सारा दिन कुछ खाती रहती है? हाँ रवि, अगर कोई इन्हें देखेगा तो स्वाभाविक सी बात है, ऐसा ही सोचेगा। इस प्रक्रिया को जुगाली कहते हैं। गाय और अन्य घास खाने वाले जानवरों की पाचन प्रक्रिया मनुष्य से अलग होती है। अच्छा, वो कैसे? चल रवि, रामू काका की गौशाला में चलते हैं। वह हमें विस्तार से समझा पाएंगे। हाँ, ये तो बहुत अच्छा सुझाव है दीदी। नमस्ते काकी, रामू काका है क्या यहाँ? नहीं बच्चों, वे तो शहर गए हैं। अच्छा काकी, आज स्कूल से लौटते समय रवि ने गायों की पाचन प्रक्रिया के संबंध में सवाल पूछे, तो मैंने सुझाव दिया कि क्यों ना हम रामू काका से आकर अपने सवाल पूछ लें। तुम दोनों कुछ देर प्रतीक्षा करो, वे कुछ देर में आने ही वाले हैं। ठीक है काकी, धन्यवाद। क्या हम गायों को चारा खिला सकते हैं? हाँ जरूर बच्चों, आओ मेरे साथ। काकी रानी और रवि को गायों को चारा डालने के लिए लेकर जाती हैं। अरे ये देखो दीदी, ये गाय कैसे जुगाली कर रही है। हाँ रवि, चल जब तक रामू काका आते हैं हम काकी से पूछते हैं। उन्हें ज्यादा पता होगा क्योंकि वह गायों के साथ रोज समय बिताती हैं। हाँ दीदी, चलो उनसे पूछते हैं। अरे ये देखो, यहाँ रामू काका की गौशाला में गाय की पाचन प्रक्रिया का एक चित्र भी लगा हुआ है। काकी, क्या आप हमें इस चित्र के बारे में बता सकती हैं? रानी बिटिया, इस चित्र में दिखाया गया है कि गाय क्या क्या खाती है। घास, भुट्टा, हरी सब्जियों के पत्ते आदि। देखो दीदी, हमने जो घास डाली थी वह ये गाय खा भी गई। रवि देख, वह घास को जल्दी से निगल लेती हैं। आओ बच्चों, यहाँ बैठ जाते हैं। मैं तुम्हें समझाती हूँ। घास निगलने के बाद गाय उसे अपने आमाशय के एक भाग, जिसे रूमेन कहते हैं, वहाँ इकट्ठा कर लेती है। अच्छा, मनुष्य की पाचन क्रिया में रुमेन नहीं होता है ना काकी? हाँ, सही बोल रहे हो रवि। रूमेन में भोजन का आंशिक पाचन होता है। इस आंशिक पचे हुए भोजन को जुगाल कहते हैं, जिसे अंग्रेजी में कड भी कहते हैं। ये जुगाल बाद में छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में फिर से मुंह में लाया जाता है। यहाँ देखो, जैसे इस चित्र में दिखाया गया है। अच्छा, तभी इसे जुगाली करना कहते हैं। गाय इसी कट को चबा रही होती है। ऐसे जीवों को रूमिनेंट या रोमनथी कहते हैं।
है ना काकी? बिल्कुल सही रानी। गाय, भैंस और हिरण जैसे घास खाने वाले जंतु रूमिनेंट या रोमनथी कहलाते हैं। घास में कौन से पदार्थ होते हैं काकी? मनुष्य तो घास नहीं खा सकता, है ना? घास में सेलुलोज होता है। क्या सेल्यूलोज? ये क्या होता है काकी? सेलुलोज एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है। बहुत से जंतु जैसे मनुष्य सेलुलोज का पाचन नहीं कर सकते हैं। तो क्या गाय जैसे घास खाने वाले जंतुओं में कोई विशेष भाग होता है जो सेल्यूलोज का पाचन करता है? क्या रवि के प्रश्न का उत्तर मैं देने की कोशिश करूं काकी? हाँ रानी बिटिया, बताओ। रवि, गाय के आहार नाल में क्षुद्रांत्र और बृहदांत्र के बीच एक थैली जैसी संरचना होती है, जिससे अंधनाल कहते हैं। सेलुलोज का पाचन यहाँ होता है। अच्छा, पर कैसे दीदी? अंधनाल में कुछ जीवाणुओं द्वारा सेलुलोज का पाचन होता है। यह मनुष्य के आहार नाल में नहीं होते। अरे वाह रानी बिटिया, तुम तो बड़ी होशियार हो। बच्चों, बहुत देर हो गई है। लगता है रामू काका को देर लगेगी शहर से लौटने में। तुम दोनों अब घर जाओ, तुम्हारी माँ रास्ता देख रही होंगी। जी काकी, धन्यवाद। वाह, कितनी अनोखी जानकारी है ये, है ना दोस्तों? क्या आप कभी किसी गौशाला में गए हैं? क्या मैं आपकी विज्ञान की ये किताब देख सकता हूँ दीदी? हाँ रवि, यह लो। अरे दीदी, ये अमीबा का चित्र है ना? पता है, मैंने पढ़ा था कि ये एक कोशिक जीव होता है। क्या इनकी भी पाचन प्रक्रिया होती है? दोस्तों, अमीबा जलाशयों में पाया जाने वाला एक कोशिक जीव है। हाँ रवि, अमीबा और अन्य एक कोशिक जीवों में भी पाचन प्रक्रिया होती है। अरे, ये तो कितने आश्चर्य की बात है दीदी। क्या आप मुझे इसके बारे में बता सकती हैं? पता है रवि, कल स्कूल में एक विज्ञान की प्रदर्शनी है। वहाँ अलग अलग प्रयोग किए जाएंगे। मेरी कक्षा के कई विद्यार्थी एक कोशिक जीव जैसे अमीबा को माइक्रोस्कोप के द्वारा बच्चों को दिखाएंगे। तुम भी कल अपने दोस्तों के साथ वहाँ आना और अपने सारे सवाल भी पूछ लेना। ये तो बहुत मजेदार होगा। दोस्तों, कितना मजा आएगा विज्ञान की प्रदर्शनी में। कितने अलग अलग प्रयोग होंगे वहाँ, और हम माइक्रोस्कोप की मदद से अमीबा को भी देख पाएंगे। अगले दिन स्कूल की विज्ञान प्रदर्शनी में। नमस्ते सूरज भैया, क्या मैं भी अमीबा देख सकता हूँ? हाँ जरूर रवि, क्यों नहीं। आओ, यहाँ ऐसे अपनी एक आंख बंद करो और यहाँ से देखो। बताओ क्या दिखा? अरे वाह, ये तो बिल्कुल उस किताब के चित्र जैसा है जो मैंने कल रानी दीदी की किताब में देखा था। सूरज भैया, क्या आप मुझे अमीबा की पाचन प्रक्रिया के बारे में बता सकते हैं? हाँ रवि, जरूर। अमीबा जो है वो नदी, तालाब और अन्य जलाशयों में पाया जाता है। यहाँ देखो, इस पोस्टर में अमीबा की पाचन प्रक्रिया दिखाई गई है। पता है, अमीबा सूक्ष्म पौधों और प्राणियों को खाता है जो पानी में तैरते हैं, जैसे हम मुंह से खाते हैं, और इस प्रक्रिया को अंतर्ग्रहण कहते हैं।
वैसे ही अमीबा में भी इस प्रक्रिया को अंतर्ग्रहण कहते हैं। लेकिन भैया, अमीबा का तो मुंह नहीं होता, तो वह खाता कहाँ से है? रवि, अमीबा निरंतर अपनी आकृति और अवस्था बदलता रहता है। देखो, एक बार फिर माइक्रोस्कोप से उसकी अवस्था देखो। भैया, जब मैंने पहले देखा था तो इसकी अवस्था कुछ और थी और अब कुछ और है। हाँ रवि, जब ये खाता है तब एक या अधिक उंगली के समान आकार जैसी संरचना, जिसे पादाब कहते हैं, निकालता है। ये अमीबा को भोजन पकड़ने में सहायता करते हैं। अच्छा, ये तो बड़ी विचित्र सी बात है। भैया, यहाँ इस पोस्टर में पादाब दिखाए गए हैं, है ना? हाँ रवि, इस पोस्टर में अमीबा की पाचन क्रिया दिखाई हुई है। ये देखो फिर, खाद्य पदार्थ अमीबा की खाद्य धानी में फंस जाते हैं और खाद्य धानी में ही खाद्य रस स्रावित होता है, जो खाद्य को सरल पदार्थों में बदलता है। ये कितने सूक्ष्म जीव है, पर पाचन प्रक्रिया बिल्कुल मनुष्य की तरह है। हाँ रवि, तभी तो हम इन्हें माइक्रोस्कोप की मदद के बिना नहीं देख सकते। ओह, तो क्या अमीबा में भी भोजन का अवशोषण होता है? हाँ रवि, पचा हुआ खाद्य धीरे धीरे अवशोषित होता है। पता है रवि, अवशोषित पदार्थ अमीबा की वृद्धि रखरखाव के लिए काम आता है और अपचित खाद्य खाद्य धानी द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। अच्छा, तो इसका मतलब है कि सभी प्राणियों में, चाहे वो बड़े हो या छोटे, पाचन प्रक्रिया लगभग एक जैसी होती है। हाँ रवि, भोजन का अंतर्ग्रहण, पाचन और उसकी वजह से जो हमें ऊर्जा मिलती है, वह हमारे शरीर के दिन भर के कार्य और अलग अलग प्रणालियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। धन्यवाद भैया, आपने मुझे माइक्रोस्कोप से अमीबा दिखाया और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी भी दी। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आपने घास खाने वाले जानवर जैसे गाय और एक कोशिक जीव जैसे अमीबा में पाचन क्रिया के बारे में समझा होगा। अगली बार जब आप किसी गाय को जुगाली करते हुए देखेंगे तो आपको पता होगा कि वो ऐसा क्यों कर रही है। चलिए दोस्तों, अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे। कोरोना, डरे नहीं, एहतियात बरतें। ग्रामीण भाइयों और बहनों, टीवी, मोबाइल, समाचार पत्रों के माध्यम से आप इस महामारी कोरोना के बारे में जान गए होंगे। ये आप जानते हैं कि सावधानी इलाज से बेहतर है। आप भी उत्सुक होंगे ये जानने के लिए कि अभी की स्थिति में अपने गांव में कोरोना नामक इस महामारी को फैलने से रोकने के लिए क्या करें। तो आप ये कार्य अवश्य करें। भीड़ भाड़ से बचें। अधिकतर समय अपने घर में अपने परिवार के सदस्यों के साथ बिताएं। अगर निहायत ही जरूरी हो तो कम से कम सदस्य घर से बाहर निकले। बाहर से लौटे तो हाथ साबुन से अच्छी तरह धोएं। बहुत लोगों के साथ बैठने की आदत है तो उसे कुछ दिनों के लिए स्थगित कर दें। शादी, ब्याह, कोई भी बड़ा आयोजन अगर पहले से तय नहीं है तो उसे स्थगित कर दें। अगर तय है तो बहुत बड़ा आयोजन ना करें। समारोह में उपस्थित लोग एक दूसरे के बीच कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाकर रखें ताकि संक्रमण ना फैल पाए। यदि बहुत आवश्यक ना हो तो धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों को स्थगित कर दें, क्योंकि ऐसे आयोजनों में अधिक लोग इकट्ठा हो जाते हैं और संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। थोड़ा सा एहतियात, थोड़ी सी सावधानी से इस महामारी को फैलने से रोकें।
राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार द्वारा जनहित में जारी। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें टोल फ्री नंबर 104 पर। सानिया 13 साल की एक जिज्ञासु लड़की जो कि कक्षा 8 में पढ़ती है। वो शहर में रहती है और अपने चाचा जी के घर गांव घूमने गई है। कबीर सानिया का बड़ा भाई है जिसकी उम्र 14 साल है। वो सभी गतिविधियों और खोजों में सानिया की मदद करता है। चाचा जी एक किसान हैं, उम्र 40 वर्ष। चाचा जी लगभग सभी चीजों की समझ बनाने में सानिया की मदद कर रहे हैं। दोस्तों, मेरा नाम सानिया है। मुझे विज्ञान में बहुत रुचि है। आज मैं अपनी चाची जी से मिलने उनके गांव जा रही हूं, अपने भाई कबीर और माता जी के साथ। ये ट्रेन को दूसरी पटरी से कहां ले जा रहे हैं? अरे, ये ट्रेन के अंदर क्या भर रहे हैं? हाँ, मैंने पढ़ा है। इसे शंटिंग कहते हैं। इस समय वो ट्रेन की साफ सफाई करते हैं और उसको अगले सफर के लिए तैयार करते हैं। सही कहा कबीर। शंटिंग का सबसे जरूरी हिस्सा होता है ट्रेन की तकनीकी खराबियां चेक करना और इसमें ईंधन भरना। ईंधन मतलब चाचा जी? ईंधन मतलब वो साधन जिससे गाड़ी चलती है। जैसे गाड़ियों में पेट्रोल या डीजल डलवाते हैं ना। ओह, अच्छा। पेट्रोल एक प्राकृतिक संसाधन है जो कि सीमित मात्रा में मिलता है और इसे बनाने में भी लाखों साल लग जाते हैं। सानिया, कबीर, क्या तुम्हें पता है कि पेट्रोल और डीजल पेट्रोलियम नाम के पदार्थ से बनते हैं? पर ये पेट्रोलियम कैसे बनता है? दोस्तों, क्या आप मुझे बता सकते हैं? अच्छा सानिया, क्या तुम्हें ये पता है पुराने समय में ट्रेन किस ईंधन से चलती थी? हाँ चाचा जी, मुझे पता है। दोस्तों, क्या आप इस बारे में जानते हैं? कोयला। वाह, एकदम सही। अच्छा सानिया, चलो देखते हैं तुम्हें अक्षय प्राकृतिक साधन व समाप्त होने वाले साधन के बारे में कितनी जानकारी याद है। मैं तुम्हें कुछ तस्वीरें दिखाऊंगा। क्या तुम उन्हें पहचान कर सही उत्तर दे पाओगी? दोस्तों, आप मेरी सहायता करेंगे ना? चाचा जी, ये तो मैं जानती हूँ कि पेट्रोल, डीजल और कोयला सीमित प्राकृतिक संसाधन है जो कि एक ना एक दिन खत्म हो सकते हैं। इनसे काफी प्रदूषण भी फैलता है। पर क्या तुम्हें पता है कि कोयले से और भी कई चीजें बनती हैं? दोस्तों, क्या आप मुझे बता सकते हैं अपनी पुस्तक में देखकर कि कोयले से क्या-क्या चीजें बनी और इनके क्या-क्या प्रयोग हैं? तो समझे किस प्रकार से कोयले ने चलने का साधन दिया। कोलतार से सड़कें बनी, कोयले से रेल चली। आजकल बहुत अधिक पेट्रोल, डीजल आदि के प्रयोग से
प्रदूषण काफी बढ़ गया है और इनके दाम भी दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। पर इसका कोई उपाय होगा? दोस्तों, क्या आप सोच के बता सकते हैं? आजकल गैस से भी गाड़ियां चलती हैं। मुझे याद है, पापा ने गाड़ी में सीएनजी किट लगवा लिया है। अरे हाँ, वो सस्ती भी पड़ती है और प्रदूषण भी बहुत कम फैलाती है। बिल्कुल बच्चों, आजकल ईंधन के नए नए साधन जो कि प्रदूषण न फैलाएं ढूंढे जा रहे हैं। बच्चों, क्या आप भी इनमें से कुछ साधन बता सकते हो? एक तो बैटरी से चलने वाली गाड़ियां और रिक्शे ही हैं। पेट्रोलियम के साथ सिर्फ गैस नहीं, कई और लाभदायक वस्तुओं का निर्माण हुआ जो कि सही कार्य में प्रयोग की गई। चाचा जी, पेट्रोलियम समुद्र में ऑयल रिग्स में निकाला जाता है। समुद्र तो बहुत बड़ा है, इसलिए अभी तो हमारे लिए बहुत सा पेट्रोलियम बाकी है। ओहो भैया, आप जानते हैं ना, जो शुरू हुआ है वो खत्म अवश्य होता है। आप तो जानते ही होंगे, पेट्रोल डीजल जैसे ईंधन के निर्माण में लाखों साल लग जाते हैं, तो ये समाप्त होने वाले प्राकृतिक साधन हैं जो ऐसे नहीं खो सकते। साथ ही ये जितने लाभकारी हैं उतने नुकसानदेह भी। सीएनजी और एलपीजी के प्रयोग प्रकृति के लिए स्वच्छ हैं, इसलिए उनके प्रयोग पर ज्यादा विचार किया जाता है। तो हमें ज्यादा से ज्यादा वैकल्पिक ईंधन या स्वच्छ ईंधन प्रयोग में लाना चाहिए, जैसे सीएनजी आदि। इन ईंधनों का समझदारी से उपयोग कर अपनी धरती को भी प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन आदि समस्याओं से बचाना है। हमने सीखा, प्रकृति से हमें पेट्रोलियम, कोयला आदि जैसे समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन मिले। अक्षय प्राकृतिक संसाधन भी प्रकृति की देन है, जो कि असीमित है, जैसे सूर्य का प्रकाश, वायु आदि। पेट्रोलियम के संघटक ईंधन, गैस, मोम, तेल, प्राकृतिक गैस। कोयला और उसके रूप जैसे कोक, कोलतार, कोयला गैस, प्राकृतिक गैस, सीएनजी आदि स्वच्छ ईंधन। ईंधनों का समझदारी से उपयोग कर अपनी धरती को भी प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन आदि समस्याओं से बचाना चाहिए। तो बच्चों, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि आज हम लोग शुरू करेंगे जू शो। तो चलिए शुरू करते हैं। संजय गांधी जैविक उद्यान के जू आउटरीच प्रोग्राम के तहत आज हम घड़ियाल और मगर के एनक्लोजर के पास जाएंगे और जानेंगे इनसे संबंधित विशेष जानकारियां। इंडस, ब्रह्मपुत्र, गंगा, महानदी, कोसी, नारायणी और अन्य नदियों में इनका निवास स्थान है। घड़ियाल पानी और नदी किनारे रहना पसंद करते हैं और नदी के किनारे बालू में अंडा देते हैं। घड़ियाल की लंबाई 5 मीटर से 7 मीटर तक हो सकती है और ये 100 साल तक जीवित रह सकते हैं।
नर घड़ियाल 15 साल में और मादा 12 साल में पूर्ण रूप से विकसित होती हैं। वयस्क घड़ियाल ज्यादातर मछली के शौकीन होते हैं। भारत में क्रोकोडाइल प्रजाति के घड़ियाल और मगर के साथ नमकीन पानी में रहने वाले मगर भी पाए जाते हैं। घड़ियाल विश्व भर में सिर्फ भारतीय महाद्वीप में ही पाए जाते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि घड़ियाल का नाम घड़ा शब्द से उत्पत्ति हुई है, क्योंकि जो घड़ियाल में जो मेल घड़ियाल होते हैं उनके स्नाउट पर एक घड़े की आकृति का स्ट्रक्चर पाया जाता है, जिसके कारण इसका नाम घड़ियाल रखा गया है। जब हम इनके कंजर्वेशन स्टेटस की बात करते हैं तो ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड हैं और एक एस्टिमेशन के हिसाब से इनका वाइल्ड में पॉपुलेशन 250 से अधिक पूरे इंडिया में नहीं रह गया है। पटना जू और खासकर बिहार हम लोग इसलिए ब्लेस्ड हैं कि यहाँ पे घड़ियाल जो है नेचुरली गंडक रिवर में पाया जाता है। इसके अतिरिक्त सोन में भी इनकी रिपोर्टिंग हुई है। घड़ियाल का पटना जू में काफ़ी हेल्दी पॉपुलेशन है और लगभग अभी 60 की संख्या में ये घड़ियाल हैं हमारे यहाँ, और ये काफ़ी अच्छा ब्रीड भी करते हैं और इनको 2 से 3 साल तक यहाँ रखने के बाद हम इन्हें वाइल्ड में रिलीज करते हैं। 2014 में पटना जू के द्वारा और WTI के सहयोग से सैटेलाइट कॉलर 28 की संख्या में जुवेनाइल घड़ियाल को गंडक रिवर में छोड़ा गया था ताकि उनके नेचुरल अधिवास में फिर से यह स्थापित हो सके। मगर ज्यादातर भारत, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका और पाकिस्तान में पाए जाते हैं। मगर पोखरा, नदी या अन्य पानी के बड़े स्रोतों में भी पाए जाते हैं। पूर्ण विकसित मगर 4 से 5 मीटर तक लंबा हो सकता है और इसका वजन 100 से 200 किलोग्राम तक होता है। मगर की औसत उम्र 70 सालों तक होती है और मगर स्वभाव से काफी गुस्सैल होते हैं।
इस इनक्लोजर में 2 मगर हैं, एक मेल और एक फीमेल है। जब इनके कंजर्वेशन स्टेटस की हम बात करते हैं तो इनका जो कंजर्वेशन स्टेटस है वो वल्नरेबल कैटेगरी में है और इनका जो मुख्य आहार है वो जो स्मॉल मैमल्स है जैसे बंदर हो गया या अटर है, इसके अतिरिक्त जो बकरी या डॉग्स वगैरह फेरल डॉग हैं जो नदी के किनारे पाए जाते हैं, पक्षी हैं, इनका ये मुख्यतः शिकार करते हैं। इसके अतिरिक्त ये सांप या कछुआ इत्यादि को भी खाना पसंद करते हैं। पटना जू में इन्हें खाने के लिए मेनली हम बीफ देते हैं और ये सप्ताह में 2 दिन दिया जाता है, बृहस्पतिवार और रविवार को दिया जाता है। जब विंटर्स में इनका जो खाना होता है वो लगभग 3 महीने तक ये खाना नहीं खाते हैं, ये हिबरनेशन में रहते हैं। कोल्ड ब्लडेड होने के कारण मगर बिना खाने के बहुत दिनों तक जिंदा रह सकते हैं। आज के कड़ी में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार। तो आशा करती हूँ बच्चों आज के एपिसोड में आपने जरूर कुछ नया सीखा होगा। आप अपने विचार हमें स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर 9431043527 या ईमेल आईडी bepcddprogram@gmail.com पर भेज सकते हैं। और हाँ, आप मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम को कभी भी बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के YouTube चैनल पर देख सकते हैं। इसके लिए सर्च करें BEPC मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय और कार्यक्रम को देखें, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को नोट करें और क्वेश्चंस हल करें। इसके अलावा इसके सारे एपिसोड बिहार शिक्षा परियोजना परिषद की वेबसाइट पर डिजिटल लर्निंग सेक्शन में भी उपलब्ध है। विजिट करें www.bepcssa.in। और आपको तो पता ही है कि आप खुद से लिखी कविताएं, कहानियां, पेंटिंग्स या इनके 2 से 3 मिनट के वीडियो भी हमें स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर अपना नाम, कक्षा, विद्यालय का नाम, प्रखंड और जिले के नाम के साथ भेज सकते हैं। हम चुने गए एंट्रीज को आने वाले एपिसोड में प्रसारित भी करेंगे। तो घर पर रहें, पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय बाय बच्चों। सुनो घंटी